इस चैप्टर का जो थर्ड क्वेश्चन है वो एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन, मतलब ग्रीक की सिविलाइजेशन क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ग्रीक सिविलाइजेशन और इसमें क्या इन्वेंशन थी, क्या इन्वेंशन थी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डायमेंशंस लाइक पॉलिटिक्स, फिलोसफी, आर्ट और क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब स्टार्ट करना है तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन, राइट अ नोट ऑन इट, तो आपने क्या करना है, जस्ट जो फर्स्ट 2 और 3 लाइन्स हैं इस कौन कौन सी ऐड करनी है। एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ means at the end 1200 BC and the death of the Alexander the Great significantly influenced later western culture and politics। मतलब सिंपली ये 2-3 लाइन्स ऐड करनी है 8 तक कि इसका जो पीरियड स्टार्ट हुआ जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई, अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ के बाद इसका पीरियड स्टार्ट हुआ। उसके बाद एट द एंड चले जाना है, उसके बाद एंड पे एंशियंट ग्रीक कल्चर कंटिन्यू द in the writing of its philosopher, notably Plato, Aristotle, historian notably Thucydides, मतलब ह्यूमर था, अलाइड था, ओडेसी थी, मतलब ये एंशियंट या कल्चर इनकी राइटिंग के थ्रू नेक्स्ट बढ़ा। ये लाइन ऐड कर देनी। एंशियंट ग्रीक आल्सो कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स थ्रू द न्यूमरस स्कल्पचर्स in temple they constructed the building of the Athenians Acropolis, for example the memorialize their deeds। मतलब आपने ऐड करना है इसमें कि उन्होंने डिफरेंट टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए, मिज़ार बनाए, मींस उन्होंने जो इन्वेंशंस की या उनके जो कल्चर में था वो उन्होंने मेन जो चीज़ थी टेम्पल्स थे, मंदिर थे, इसी तरह। तो और कौन कौन से फेमस राइटर थे, प्लेटो था, एरिस्टोटल था, थ्यूसिडाइड्स था, उसके बाद होमर था, लाइड था, ओडेसी था। तो ये बहुत बड़े फेमस राइटर थे लिटरेचर के, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। इसके की फिगर्स क्या हैं, कौन कौन से की फिगर्स हैं इस सिविलाइजेशन के। सबसे पहले थ्यूसिडाइड्स, ये कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू था, थ्यूसिडाइड्स बेसिकली है क्या, पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। थ्यूसिडाइड्स ऑलमोस्ट जो वेल एजुकेटेड मेंबर्स थे, बहुत बड़े एलीट क्लास के मेंबर्स थे, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस हुए हिस्ट्री पे। उनके मुताबिक कि उन्होंने बोला, उन्होंने जो लिखा, he saw that human behavior not the gods was responsible for these events। मतलब इंसान के जो बिहेवियर है ना सब कुछ नहीं है, मतलब जो भी इंसान काम करता है, जो भी अच्छा बुरा करता है, वो डेफिनेटली उसी की वजह से ही होता है। मीन्स अगर अच्छा करेगा तो उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बुरा करेगा तो बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जो मेन पॉइंट था जो थ्यूसिडाइड्स ने फील किया कि Thucydides felt human nature was predictable and education, religion, government and family were ways to help us to rise above our natural selves। मतलब ये चीज़ें predictable होती हैं, मतलब उनके बारे में हम आइडिया लगा सकते हैं। और ये जो एजुकेशन होती है, रिलीजन है, ये जो हमारे वे होते हैं जो हमें इसके मुताबिक बताते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट की जा सकती है, किसी की चीज़ के बारे में भी जाना जा सकता है। मतलब इसका जो डिफरेंट आइडिया था रिगार्डिंग ऑन मींस उसके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। फिलिप था, फिलिप का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। इन 371 BC द Spartans were defeated at the Leuctra in Thebes, which then became to the dominant state, but not for long। मतलब स्पार्टन डिफीटेड हो गए, मतलब उनको शिकस्त होगी इनसे लोकेट्रा इन थेबस, और उन्होंने वहाँ पे गलबा हासिल कर लिया, वहाँ वो डोमिनेंट हो गए। वो भी लॉन्ग पीरियड के लिए डोमिनेट नहीं हुए, चंद अरसे के लिए। स्टेट्स allied themselves against Thebes from then continually disputing among themselves until they were overshadowed by the foreign invasion of Philip
ऑफ मैकडन इन 338 BCE। उसके बाद नेक्स्ट जो की फिगर था, थेल्स ऑफ मिलिटस। थेल्स क्या थे, कौन से लोग थे या कोई ट्राइब्स था। थेल्स आर वाइडली बिलीव टू हैव द प्रेडिक्ट द सोलर एक्लिप्स इन 585 BCE। मतलब वो प्रेडिक्टेड थे सोलर एक्लिप्स से। फॉर द फर्स्ट टाइम दे वर द कन्वेंशन दैट देयर वर अ नेचुरल लॉज कंट्रोलिंग नेचर। मतलब उनके मुताबिक ये चीज़ थी कि एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द नेचर, मतलब हर चीज़ नेचर कंट्रोल कर रही है। दैट इज लॉज वर डिस्कवरेबल, और उन्होंने इस लॉ को डिस्कवर भी किया। द वर्ल्ड इज मेड ऑफ मटेरियल एंड इज गवर्न बाय द लॉज ऑफ मटेरियल मोशंस। मतलब ये इसमें एक मटेरियल है और इसमें जो मटेरियल्स हैं उनके एक प्रॉपर लॉ है। मतलब उन्होंने डिफरेंट डायमेंशन दी, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिया इस सिविलाइजेशन के बारे में। एनेक्सिमेंडर्स, मतलब एनेक्सिमेंडर्स क्या था, ये स्टूडेंट था थेलस का। उसने क्या लिखा, उसने नेचर के बारे में लिखा, ट्रेडिशनली नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया। इट वॉज हार्ड टू सी हाउ वाटर कुड बी कंटेन इन समथिंग दैट इज वेरी ड्राई। फॉर इंस्टेंस एनेक्सिमेंडर went to on the reason that a fundamental material must be something that transcends ordinary matters। मतलब उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो हम पानी देखते हैं ये क्यों है, खुश्क क्यों है, मतलब पानी सतह ज़मीन पे है, उसके बाद ये कहाँ पे चला जाता है और मतलब ये जज़ब क्यों हो जाता है, तो उसके बारे में उसने पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है पैथोगोरस मीन्स फिसागोरस, यू कैन से दस। फिसागोरस क्या था, इसने क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया। एक्वाइन द टर्म लव फॉर विजडम, मतलब उसके मुताबिक विजडम, लव ऑफ लवर्स ऑफ विजडम था। सेइंग दैट सम पीपल सीक वेल्थ, सम पीपल पावर, सम एडमायरेशन, सम फेम। मतलब डिफरेंट पीपल्स हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ लोगों का जो एनालिसिस है डिफरेंट है, मीन्स कुछ दौलत चाहते हैं, कुछ तारीफ चाहते हैं, कुछ शोहरत चाहते हैं, तो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसने इसके बारे में आइडिया दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हेरिक्लिट्स। हेरिक्लिट्स जो है वॉज अ स्टूडेंट ऑफ फिसागोरस। मतलब इसका जो स्टूडेंट था उसने क्या लिखा इसके बारे में, रोट दैट ऑल इज फ्लक्स, दैट ट्रूथ लाइज इन कांस्टेंट चेंज इन द इम्पेरिमेंसेस ऑफ नेचर लिस्टेड बाय द सेइंग एट्रीब्यूट टू हिम। मतलब जो सच्चाई है कांस्टेंट चेंज है, मतलब वो सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती विद द पैसेज ऑफ टाइम। मीन्स जो चीज़ें कंसिस्टेंट नहीं है उसमें चेंजिंग आती रहती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू था ज़ीनोफेनस। ज़ीनोफेनस कौन था? ही वेंट टू एलिया फ्रॉम एशिया माइनर वेयर ही फाउंडेड द एलेक्टिक स्कूल। बाय दिस टाइम पीपल नाउ रियलाइज दैट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कुड बी चेंज विदाउट काजिंग एनी रिएक्शन फ्रॉम द गॉड्स। मतलब ये भी एक फिलोसफर था, उसने रियलाइज करवाया कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब वो भी सेम नहीं रहते। और इसका जो यकीन था बिलीव्ड इन वन ग्रेट गॉड, उसका जो यकीन था वो एक गॉड पे था। उसके बाद परमेनिड्साइड्स मीन्स क्या है? ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ ज़ीनोफेनस। मतलब ये भी उसका स्टूडेंट था। इसने किसके बारे में लिखा? ही थॉट दैट रियलिटी वाज एन इनकम्प्लीट इटर्नल क्वांटेशनल्स। मतलब रियलिटी ने उसने रियलिटी को मुंतखब किया और बीइंग बियॉन्ड टाइम एंड चेंज एंड द चेंजिंग वर्ल्ड रजिस्टर्ड बाय आवर सेंस फॉर एन इल्यूजन्स। उसके मुताबिक उसने ये आइडिया दिया कि हमारे जो इल्यूजन्स होते हैं, ख्यालात होते हैं, वो दिखावा है, वो मतलब चेंज होते रहते हैं, वो सेम नहीं रहते। मतलब दुनिया एक धोखा है और इट हैज़ बी फिनिश, मतलब ये ख़त्म हो जानी है। उसके बाद जो नेक्स्ट
जो फिलोसफर था एनाक्सागोरस, इसने क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया, टॉट दैट ऑल थिंग्स कम टू बी फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ इन्यूमरल tiny particles of substance shaped and controlled by creating principle he called nouns divine intelligence। मतलब उसने ये सीखा या बताया कि ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका शुमार होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि जिनका शुमार ही ना हो। जिस तरह सब्सटेंस है, कोई चीज़ बनी हुई है, उसकी शेप क्या है, उसके बनाने के तरीकाकार क्या है। मतलब एक सेंटेंस बना हुआ है या एक चीज़ बनी हुई है तो उसका तरीकाकार क्या है, कैसे बनी है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और उसकी शेप क्या है और उसको कौन से प्रिंसिपल्स के थ्रू बनाया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इट्स द लास्ट वन, ल्यूसिपस एंड डेमोक्रेटिक्स। मतलब ये भी फिलोसफर थे, उनका जो आर्ग्यूड था वो ये था कि एटम्स पे बिलीव करते थे, मतलब चीज़ों को लामहदूद, उनके मुताबिक चीज़ें जो थी वो लामहदूद इन्फिनिट थी। मतलब सब चीज़ें सेम नहीं हैं, फिनिट्स नहीं हैं, इन्फिनिट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो की फीचर्स हैं सिविलाइजेशन के, जियोग्राफी के लिहाज से अगर देखें तो जियोग्राफी में उन्होंने जो हिस्ट्री क्रिएट की, लैंड ऑफ ग्रीस, द आइसलैंड्स एंड एगियन सी, मतलब डिफरेंट समंदर थे, डिफरेंट जजीरे थे, डेसर्ट्स थे, और जो लैंड थी उनको एक डिफरेंट शेप दी। ये एक खसूसियत थी, की फीचर था ग्रीक सिविलाइजेशन का। उसके बाद उसकी सोसाइटी की बात करें तो उनकी सोसाइटी में क्या चीज़ थी, जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में उनके रिलीजन होता है, कल्चर है, लैंग्वेज है, तो इसी तरह उनका एक डिफरेंट कल्चर था, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था और उन्होंने डिफरेंट डायमेंशन से चीज़ों को लिया। इसी तरह सिटी स्टेट, मतलब अगर सिटी की बात करें, टिपिकल ग्रीक सिटी वाज बिल्ट अराउंड अ फोर्टिफाइड हिल्स गार्ड ऑन एक्रोपोल्स। ही वाज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ चीफ टेम्पल, द सिटी ट्रेजरी एंड सम अदर पब्लिक बिल्डिंग। मतलब डिफरेंट सिटीज़ को इन्वेंट किया जो आज भी जाने जाते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस हैं। थिएटर्स, मतलब थिएटर्स क्या है कि वहाँ की वॉल्स और जो फील्ड थी उसके बारे में उसने आइडिया दिया। उसके बाद एग्रीकल्चर वेरा प्रोमिनेंट था, मतलब बुनियादी सोर्स था लोगों का, फार्म्स थे और जो लैंड ऑनर्स थे, जागीरदाराना लोग, अरिस्टोक्रेट्स थे, उनका जो मेन अर्निंग सोर्स था वो एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा बेस करते थे। ट्रेड इट इज़ आल्सो की फीचर ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन, मतलब ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और डिफरेंट वे से वो चीज़ों को इन्वेंट करते थे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे और कल्टीवेट करते थे चीज़ों को। अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज होती थी तो उन ट्रेड के थ्रू उनको पूरा करते थे। उसके बाद फैमिली की बात करें तो सन्स वर प्रेफर्ड ओवर डॉटर्स, सो इट वाज बेबी गर्ल्स हु टेंडेड टू सफर दिस फेट। मतलब जिस तरह पाकिस्तान में भी ये चीज़ पाई जाती है, मोस्टली पाई जाती है कि सन्स वर प्रेफर्ड, मतलब जो बेटे हैं उनको प्रेफर किया जाता है वो डॉटर्स पे, मतलब उनको तमाम चीज़ें देना प्रेफर किया जाता है, डॉटर्स को देना अच्छा नहीं समझते। इस तरह हाउसेस किस तरह थे उस सिविलाइजेशन में, लोग ज़्यादा इतने अमीर नहीं थे, पुअर थे, रूरल पीपल्स झोंपड़ियों में रहते थे, मतलब एक क्राउड शेप में रहते थे, और फिल्थी लाइन्स थी, गंदी नालियाँ थी, और इसी तरह मतलब जो वे ऑफ लिविंग था, मतलब ओल्ड किस्म का, वो इतना अच्छा नहीं था। क्लॉथ की बात करें, इट इज़ आल्सो की फीचर्स, मैन वोर टॉनिक्स, लंबा कमीज़, मतलब लंबी कमीज़ शलवार पहनते थे, और मतलब जिस तरह एक
सोसाइटी में ट्रेंड होता है, इसी तरह उनका भी एक ट्रेंड था। उसके बाद गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है कि उनकी गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स क्या थी, उनकी कम्युनिटी क्या थी, लोग असेंबली में इकट्ठे होते थे और एक स्टेट बनी हुई थी और स्टेट में लोग डिसीजंस सुनते थे और डिसीजन को फॉलो करते थे। उसके बाद डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी इज आल्सो मेन पार्ट, मतलब मैनी सिटीजन असेंबली गेन मोर एंड मोर पावर इन द 5th सेंचुरी BC में स्टेट वाल फुल ब्लॉन डेमोक्रेसी, मतलब वो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते थे और डेमोक्रेसी इज द मेन पार्ट ऑफ दिस कल्चर। पब्लिक फिनांस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, मतलब उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पब्लिक फिनांस की बात करें तो फाइनेंशियली तौर पे जो गुड्स हैं ज़्यादा मिकदार में परचेज और सेल की जाती थी। पब्लिक के तो पब्लिकली मींस गवर्नमेंट के कस्टडी में, मींस ट्रेड हो रही है या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चीज़ें हो रही हैं अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट होते थे। मतलब इस कल्चर का ये पार्ट था। लॉ, मतलब लॉ को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता। ईच police had its own law court. Here there were many courts, each trying different kinds of cases. मतलब जिस तरह पाकिस्तान में कोर्ट्स हैं वैसे वहाँ पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत और ब्लेस्फेमी, तौहीन रिसालत, ट्रियन, मतलब जिस तरह हमारे लॉज हैं पाकिस्तान में इसी तरह उनके भी डिफरेंट लॉज हैं। उनके संगीन जुर्म हुआ करते थे, सीरियस क्राइम्स होते थे, उनको वैसे पनिशमेंट मिलती थी। उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उनका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा तासर था। मीन्स इंटरनेशनली भी वो डिफरेंट जो असेंबलेशन होती थी, लोग इकट्ठे होते थे पूरी दुनिया के, वो जहाँ वहाँ भी जाके इकट्ठे होते थे और मतलब अगर उनके राइट की बात है तो वो राइट के लिहाज से करते थे, अगर उनके अगेंस्ट है तो डेफिनेटली उसके हक में वो बात करते थे ताकि उनके साथ इनजस्टिस ना हो। मतलब इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा की फीचर है, बहुत ज़्यादा की रोल अदा करती है इनकी सिविलाइजेशन। वेलफेयर, वारफेयर, मतलब उनके वो अपनी आर्मीज के थ्रू, अपने हथियारों के थ्रू लड़ते थे, मिलिट्री ट्रेनिंग उनको मिलती थी। It was also kind of this civilization. Religion की बात करें तो religion is also part of Greek civilization. मतलब चीटिंग, अनफेथफुल, उनकी ट्रेडिशन में ये कंसेप्ट रॉन्ग था। मतलब ग्रीक्स गॉड एंड गॉडेसेस उनकी हेल्प लेते थे और उनकी कंट्री में डिफरेंट फेस्टिवल्स भी थे, जिस तरह पाकिस्तान में है इसी तरह उनके, जिस तरह मोस्ट फेमस ऑफ दिस वाज द प्रेकल एट द श्राइन ऑफ अपोलो एट डेल्फी। मतलब ये ग्रीक की सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद एजुकेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ द कल्चर। मतलब वो ज़ाती मामलात, प्राइवेट अफेयर्स जो होते थे उनसे अवॉइड करते थे और ऐसी चीज़ों को तरजीह देते थे जो उनको एजुकेटेड बनाए। जिस तरह लास्ट लाइन में आफ्टर द एज ऑफ 12 बॉयज फोकस ऑन फिजिकल एजुकेशन, मतलब अगर बच्चे की उम्र 12 साल से ज़्यादा होगी तो उसकी फिजिकल एजुकेशन पे फोकस करते थे। इस तरह लिटरेचर इज आल्सो पार्ट ऑफ ग्रीक कल्चर। मतलब लिटरेचर में उन्होंने होमर था और पिक्स पोइम्स हैं, अलाइड एंड ओडेसीज है, वो कंपोज हुई 750 BC में। उसके बाद लास्ट वन पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। उनका जो आर्ट था बहुत ज़्यादा फेमस था। स्कल्पचर्स, मुजस्मा साजी एंड पेंटिंग में बहुत ज़्यादा उनका नाम था। उन्होंने पेंटिंग में रियलिटी को पेश किया, क्लासिकल रियलिटी को पेश किया। मीन्स उन्होंने जो कहानियाँ लिखी या चार्ट्स बनाए और वो उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ द की फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। इट वाज वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें आपने करना क्या है, इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है सिंपली व्हाट इज ग्रीक सिविलाइजेशन,
ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में आपने फर्स्ट 3 लाइंस लिखनी है और एंड वाली 2 और 3 लाइंस ऐड करनी है, देन योर इंट्रोडक्शन विल बी कंप्लीटेड। अगर आपसे पूछा जाए कि की फिगर्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक के की फिगर्स क्या हैं, तो ये आपने 8 to 10 एक्सप्लेन कर देने। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी खसूसियत क्या है ग्रीक सिविलाइजेशन की, तो आपने इनमें से 5 से 6 मैक्सिमम 10 पॉइंट्स इसमें ऐड कर देने हैं, देन योर क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड। जियोग्राफी है, इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। सिटी स्टेट है, उसके बाद एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, मतलब ये द फैमिली कैसी थी, हाउसेस कैसे थे, क्लॉथ सिस्टम उनका कैसा था, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स कैसी थी, डेमोक्रेसी पे बिलीव करते थे कि नहीं, पब्लिक फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन की कंडीशन क्या थी उस सिविलाइजेशन में, किस तरह लोग पब्लिक फाइनेंस में की रोल अदा करते थे, लॉ कैसा था, मतलब आया कि उनमें लॉज में पनिशमेंट थी या नहीं थी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उनकी आर्मी कैसी थी, रिलीजन मज़हब कैसा था, एजुकेशन सिस्टम कैसा था, लिटरेचर कैसा था, आर्ट, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग, ये सारे पॉइंट्स की फीचर्स हैं ग्रीक सिविलाइजेशन। मतलब ये सिविलाइजेशन के जो ग्रीक फीचर्स ऑलमोस्ट सेम हैं। अगर तीनों क्वेश्चंस की बात करें तो तीनों के अगर आप माइंड में रख लेंगे तो उसी सिविलाइजेशन के लिहाज से आप तीनों के पॉइंट्स एक ही क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं, देन योर क्वेश्चन विल बी 1। मीन्स पेंटिंग, अगर लैंग्वेज की बात करें, स्कल्पचर एंड पेंटिंग इट इज़ सेम। उसके बाद आर्ट है, इट विल बी सेम। लिटरेचर है, एजुकेशन है, रिलीजन है, उसके बाद लॉ है। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो तीनों क्वेश्चन में सेम है और तीनों क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपका ये चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स अगर ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इन 3 क्वेश्चन में से, आप उसका एक क्वेश्चन बना सकते हैं और एक क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट्स को ऐड करके अकॉर्डिंग टू जो कंसर्न सिविलाइजेशन है उसको ऐड कर सकते हैं और आपका इसी तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था चैप्टर नंबर 10। इसमें हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया, 2 ऑलमोस्ट सेम है। इसमें ऑलमोस्ट सिविलाइजेशन की बात हुई है कि सिविलाइजेशन के की फीचर्स क्या थे। ग्रीक थी, इजिप्टियन थी और उसके बाद थर्ड वन बेबीलोनियंस सिविलाइजेशन। तीनों में से भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने इनके जो की पॉइंट्स हैं, मीन्स की फीचर्स हैं, उन्हीं की फीचर्स को सेम, उनके पॉइंट सेम है लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी डिफरेंस है, मतलब डिफरेंट है, उन्हीं को आप लेके एक ही क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर है, नेक्स्ट जो वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे।